नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 49 सीटों पर वोटिंग आखिरी दौर में है। चुनाव तो देखिए 49 सीटों पर हो रहा है, लेकिन जिस सीट पर सबसे ज्यादा नजर है उत्तर प्रदेश की वो 2 सीटें हैं। दोनों वीवीआईपी सीटें हैं, एक रायबरेली और दूसरी अमेठी, जिसकी मैं फिलहाल बात कर रही हूं। ये दोनों सीट 2019 तक गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती थी, ऐसा किला जिसे कोई भेद नहीं सकता। लेकिन 2019 में अमेठी से राहुल गांधी की हार और 2024 में सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव न लड़ने का ऐलान। इसके बाद गांधी परिवार से अमेठी के कनेक्शन को लेकर सवाल उठ रहे थे, मगर आखिरी वक्त में राहुल गांधी ने रायबरेली से खुद लड़ने का ऐलान कर एक बार फिर रायबरेली को सुर्खियों में ला दिया। और आज चुनाव के दिन आलम यह कि राहुल गांधी खुद रायबरेली के अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर जाकर वोटिंग का जायजा लेते हुए नजर आए। जिस तरह वो रायबरेली में आज मेहनत करते नजर आए, वैसा अपने चुनाव के लिए मेहनत करते उन्हें बहुत कम देखा गया है। इसी तरह अमेठी से गांधी परिवार का कोई नाता अब पूरी तरीके से साफ तौर पर नजर ना आ रहा हो और ना ही गांधी परिवार का कोई शख्स चुनाव मैदान में ना उतरा हो, लेकिन परिवार के वफादार हैं। नाम किशोरी लाल शर्मा हैं, वो कांग्रेस के अमेठी से उम्मीदवार हैं और उन्हें जिताने के लिए प्रियंका गांधी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसा लग रहा था कि प्रियंका जैसे खुद ही अमेठी से चुनाव लड़ रही हूं। किशोरी लाल शर्मा के मुकाबले अमेठी में स्मृति ईरानी हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में राहुल गांधी को मात दी थी और ये चुनाव भी वो पूरे दमखम के साथ लड़ रही हैं। ऐसे में अमेठी की चुनौती कांग्रेस के लिए आसान नहीं। आज 5 बजे की बहस में रायबरेली और अमेठी के समीकरण को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार देखिए आप। राहुल जी, मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? वोटिंग करने मैं अभी ये कर सकता था। थैंक यू। फिलहाल राहुल बात नहीं करना चाहते, हालांकि हमने उनसे ये पूछा था कि मतदाताओं को क्या संदेश वो देना चाहेंगे। क्या कर रहे हैं आप? पोलिंग बूथ में आने हम रिपोर्ट कर रहे हैं सर। यहाँ अलाउड नहीं है आपको भैया, नहीं अलाउड। ठीक है, ओके, आप यू प्लीज सब अपना काम कर रहे हैं। राहुल जी, आप अपना काम करिए। तो राहुल गांधी मतदान केंद्र पर मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं और हालांकि वो नहीं चाहते कि मीडिया उनको फॉलो करे। भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक तरफा समर्थन देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश की कुछ 14 सीटें, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। उसमें रायबरेली भी शामिल है। श्री राहुल गांधी जी वहां चुनाव हार रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह की कमल के फूल पर वहां चुनाव जीते। दादा के नहीं हुए तो रायबरेली के कब होंगे? रायबरेली में डेफिनेटली लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। बहुत अच्छे मार्जिन से हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुत अच्छे वोटों से सीटों से सरकार बनेगी। बार सिर्फ जो है आप किसी सीट का इस्तेमाल करें और उसको अपना परिवार बोलें, माने नहीं, सिर्फ बोलें। वो हमेशा जो है यही सब करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30वीं बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। आप झूठे वादे करके जनता को बहला नहीं सकते हो। जनता ने अच्छा साथ दिया है तो परिणाम भी अच्छा होना चाहिए। तो रायबरेली अमेठी का टेस्ट कौन बेस्ट, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूं। खास मेहमान इस वक्त बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। पूजा जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, ये राहुल गांधी का बदला बदला सा अंदाज आज नजर आ रहा है। मतलब पहले कभी याद नहीं पड़ता और अभी हाल में वायनाड में भी चुनाव हुआ, वहां पर भी उम्मीदवार थे, वहां पर भी कई बूथ पर घूमते हुए नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन आज रायबरेली में बूथ दर बूथ राहुल गांधी घूमते हुए नजर आए। क्या वजह है इस बदलाव की? नर्वस हैं क्या राहुल? बिल्कुल नर्वस नहीं है रोमाना जी। जहां तक राहुल गांधी की बात है, वो इतनी मेहनत पूरे चुनाव में कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं।
और आज जब वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं तो ये एज अ कैंडिडेट वो बूथ पर बूथ घूम रहे हैं। और जहाँ तक राहुल जी की बात है, उन्होंने रायबरेली में रैलियां ली हैं, अमेठी में रैलियां ली हैं, प्रियंका जी पिछले 12 दिनों से 100 से ज्यादा सभाएं ले चुकी हैं। तो मेहनत की तो कोई कमी नहीं है। जब से इलेक्शन का आगाज हुआ है तब से राहुल गांधी जी पूरे देश में मेहनत कर रहे हैं, और आज जब चूंकि यहाँ से लड़ रहे हैं तो ये नेचुरल सब। पूजा जी, मैं मेहनत को लेकर तो सवाल ही नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि आज तो एग्जाम का दिन है ना, और जनता नंबर देने का काम कर रही है, और ऐसा ही एग्जाम अभी वायनाड में देकर आ रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन वहां वायनाड वाले एग्जाम में तो बोल बूथ तर बूथ घूमते हुए नजर नहीं आ रहे थे। फिर आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो राहुल गांधी, पहले कभी ऐसी तस्वीरें हमने देखी नहीं है ना कि वोटिंग वाले दिन अपने संसदीय क्षेत्र में बूथ दर बूथ घूम रहे हो राहुल गांधी, पहली बार देखने के लिए मिली है, इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ। 2024 में आपने देख लिया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ऐसा तो दिखा नहीं पाएगा। 2024 अलग था, देश संविधान को बचाने की लड़ाई है। भाजपा इसको विभाजनकारी बना रही है, उसको बचाने की लड़ाई है। सोनिया जी की विरासत को बचाने की लड़ाई है। तो राहुल जी अलग ग्रुप में आपको दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि जो 2019 में किया वो 2024 में करें। ठीक है, मतलब ये सारा कुछ बचाने की जितनी लड़ाई है, जितनी चीजें आपने कह दी, विरासत, संविधान, वो सारी लड़ाई जो है मतलब रायबरेली में लड़नी पड़ रही है, वायनाड में लड़ने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। ये मतलब निकाला जाए क्या के शर्मा जी, यही मतलब निकाला जाएगा क्या? की जो प्रवक्ता है उनकी बातों पर उन्होंने तो स्वीकार ही लिया कि जो है विरासत को बचाने की लड़ाई है। तो लोकतंत्र थोड़ी ना मानते हैं, संविधान थोड़ी ना मानते हैं, ये तो लोग तानाशाही है। सोनिया जी कह चुकी है कि मैं अपने बच्चे को सौंप रही हूँ आपको, राहुल गांधी को। ये तो विरासत की राजनीति करने वाले हैं, इनको लगता है इनकी बपौती है। ये लोकतंत्र थोड़ी ना है, तानाशाह की तरह सोच है, इसीलिए इनके मुंह से विरासत शब्द निकल रहा है। फिर अब इन्होंने कहा ये वास्तव में राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़, देश में सरकार का बनाना इनके बस की बात है भी नहीं, इनको सब पता है। ये देख रहे हैं कि हमारी जो हमारा राजनीतिक अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, राज्यसभा में संसद में जाने के योग्य पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि अमेठी ने तो बता ही दिया कि उनको जाने के योग्य नहीं समझा, अमेठी ने पिछली बार ही उनको यहाँ पर हरा दिया। लेकिन आज एक घटना और घटी है, शायद अब रोमाना जी आपके संज्ञान में आया नहीं आया, मैं तमाम चैनलों में देखा कि इसी रायबरेली में बछरावा कस्बा है, जहां के पूरा कस्बा जो है वो राहुल भगाओ के नारे लगा रहा था आज जब वोटिंग पड़ रही थी। मैं शायद ये न्यूज में गलत नहीं हूं, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि पूरा कस्बा रायबरेली, और एक दो लोग नहीं थे, कस्बा पूरा चिल्ला रहा था कि राहुल यहाँ, राहुल भगाओ। ये रायबरेली में नारेबाजी हुई है, वो खबर हमने भी चलाई है। हाँ। शाम में 6 बजे भी चलाएंगे। तो आप बता रहे हैं जब आप बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो वहां पर नारेबाजी कर रहे थे राहुल गांधी जब बछरामा में पहुंचे। लेकिन जो बात आपने कही ना सर, मैं जरा जवाब ले लेती हूँ पूजा जी से। पूजा जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर के शर्मा जी कर रहे हैं कि साहब रायबरेली के अंदर जो असली लड़ाई है वो विरासत बचाने की लड़ाई है। रायबरेली में जीत जरूरी है क्योंकि मामला विरासत से आकर जुड़ता है। वायनाड में जो हो सो हो। भाजपा का ठप्पा लगा दिया उसने, आपके पास आइडेंटिफिकेशन है, भाजपा के कार्यकर्ता थे, वो तो आम जनता थी वहां की। ठीक है, तो आपने चला के आप बचाव कर रही है वहां पर रायबरेली राहुल गांधी का, न्यूज नहीं है क्या? ठीक है, नहीं सर, मैं किसी का बचाव नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ कि जिस तरीके से खबर आई, क्योंकि वो लोग जो थे वो जो लोग थे सर रायबरेली पे डिबेट कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, मैं रायबरेली पर डिबेट कर रही हूँ और इसीलिए मैंने ये बात बताई सर। 6 बजे इस पर पूरी रिपोर्ट हमने तैयार की है, देखिएगा, आप भी देखिएगा। नहीं, आप इसको उसमें भी चला सकती थी। हाँ चला रहे हैं सर, वो तस्वीरें हम अभी भी चला रहे हैं। आप जब बात कर रहे हैं तब भी हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप जब बोल रहे हैं ना सर, तब भी वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब अगर उस पर रिपोर्ट चला देंगे तो फिर चर्चा कैसे करेंगे? भाजपा के कार्यकर्ता चला रहे हैं सर, भाजपा के कार्यकर्ता दिखाइए, तस्वीरें चला रहे हैं सर, ये तो आरोप चला रहे हैं। आप कहें तो सुना देते हैं सर, एक बार सुना भी दीजिए जरा। ये देखिए, सुनाइए जरा। ये बना रही है, क्या बना रही है, देखिए।
करिश्मा जी, यहाँ पर दोनों तरफ की नारेबाजी हुई है क्योंकि हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे और वहां पर कांग्रेस समर्थक भी थे और वहां पर बीजेपी समर्थक भी थे। कुछ लोग जो राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और कुछ लोग जो राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। दोनों तरीके के नारे जो यहाँ बछरावा में सुनाई पड़े। ठीक है शर्मा जी, देख लिया आपने क्या हुआ ग्राउंड पर। अब मैं चलती हूँ पूजा त्रिपाठी जी के ये रायबरेली से संबंधित ही न्यूज था रोमा में। जी सर, इस पर रिपोर्ट चलाती तो तैयार आपके की है दर्शकों शाम को 6 थोड़ा बजे। सा ज्ञान और बढ़ता। ठीक है सर, दोनों तरफ की नारेबाजी हुई, बता दिया आप दर्शकों को, सुन भी लिया दर्शकों ने। दोनों हाँ बिल्कुल। आप पूजा जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है, जो बात शर्मा जी यहाँ पर कह रहे थे कि साहब रायबरेली में क्योंकि विरासत बचानी है, इसी वजह से बूथ दर बूथ घूम रहे हैं और वायनाड में जो हो सो हो, ठीक है मतलब। नहीं, देखिए बूथ पर बूथ इसलिए घूम रहे हैं, बात विरासत बचाने की नहीं। 1921 में जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक दीक्षा भूमि थी, जब उनको किसानों पर गोलीकांड के लिए वो उनको मोतीलाल नेहरू ने भेजा था विलायत से आने के बाद। तो विरासत है हमारी, इस देश के लिए लड़ने की, इस देश के किसानों के लिए विरासत है हमारी और उस विरासत पर गर्व है हमें। और इस विरासत को जब तक चाहेंगे तब तक उसको संरक्षण करके रखेंगे, भाजपा वाले कितना भी कह लें। और जहां तक अभी आपने दिखाया, आप इसमें गुस्सा होने की क्या बात है शर्मा जी? भाजपा वाले तो चिल्लाएंगे। आज वोट की शक्ति से जनता आपको भाजपा गो बैक का सील कर दी है, ये आप देख लीजिएगा। आप कितना भी राहुल गो बैक करवाइए, लेकिन राहुल तो गो बैक करेंगे नहीं, लेकिन भाजपा का गो बैक जरूर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करती हूँ। हर्षवर्धन जी, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा समझाइए ये जो तस्वीरें आज नजर आई, क्योंकि इससे पहले चुनाव वाले दिन इस तरीके की तस्वीरें नजर नहीं आती हैं कि उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी जो हैं वो एज अ कैंडिडेट बूथ दर बूथ घूम रहे हो, जायजा ले रहे हो। ये तस्वीरें मुझे लगता है पहली बार देखने के लिए मिल रही हैं। वायनाड में भी ऐसी तस्वीरें देखने के लिए नहीं मिली। आपको क्या लग रहा है? से पहले एक प्रत्याशी के तौर पर लोकतंत्र में ये बड़ा जरूरी होता है कि आप अपने क्षेत्र की जनता से मिलें, उनका दुख हाल चाल जाने, चुनाव के दिन बूथ पर जाएं। लेकिन आमतौर पर ये सामान्य प्रत्याशी करते हैं। राहुल गांधी जैसे नेता, सोनिया गांधी जैसे नेता या उनके परिवार के लोग जो लड़ते रहे, तो ये सब होता नहीं कभी रहा। क्योंकि अगर ये रहा होता तो अमेठी में पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, ये पता लगता, अंदाजा लगता है ना जब किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं। और यहाँ तक कि एक छोटा सा उदाहरण लें तो राहुल गांधी तो किसी भूमिका में नहीं रहे, जब तक वो रहे वो सांसद के तौर पर ही रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, 10 साल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को हो गया और मुझे नहीं लगता कि औसत 4 से 5 बड़े दौरे उसके नहीं लगते हो वाराणसी की, हमने नहीं देखा है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी मिलते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। राहुल गांधी के साथ ऐसा होता हमने नहीं देखा। रायबरेली में सोनिया जी ने जिस तरह से बेटा सौंप रही हूं, जिस तरह से एक भावनात्मक अपील करने की कोशिश की, मुश्किल बहुत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी जो करना चाहिए था शायद नहीं कर पाए। और बीजेपी के भीतर भी अंदर की कलह बहुत है और अदिति सिंह, मनोज पांडे, वहां के स्थानीय समीकरण, वो कितना भाजपा को लाभ दे रहे हैं सवाल है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अभी भी एज है, लेकिन मुश्किल में है, संकट में फंसे हुए हैं। अगर संकट में नहीं फंसे होते तो ये स्थिति नहीं दिखती। ये जो बात आपने कही है विनोद सर, संकट में फंसे हुए हैं और देर से ही सही, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में संवाद बनाना नेता के लिए जरूरी होता है। प्रधानमंत्री मोदी से शायद सीख रहे हैं और इसीलिए आज वोटिंग वाले दिन बूथ दर बूथ राहुल गांधी घूमते नजर आ रहे हैं। देखिए राहुल गांधी, ये बात सही है आपकी कि इसके पहले किसी चुनाव में वो इस तरह से चुनाव मतदान वाले दिन बूथ दर बूथ नहीं गए। पहली बार इस तरह से हम भी देख रहे हैं। वायनाड में भी हमने देखा कि वो नहीं गए, उस दिन प्रचार में थे कहीं देश में किसी जगह। तो मुझे लगता है ठीक है, शायद अमेठी में जो 2019 में जो गलती हुई थी या जिस तरह से चूक हुई, तो इस बार वो कोई चूक नहीं करना चाहते हैं। देखिए, खाली एक चीज़ से ये मान लेना कि कोई व्यक्ति संकट में है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में मोदी जी और योगी जी की लोकप्रियता चरम पर है। उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी उनके उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं और जीत रहे हैं लगातार। 2014 से लेकर जितने चुनाव हुए मोदी जी और योगी जी के नाम पर जीत रहे हैं। इसके बावजूद कैसरगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने उनके बेटे को टिकट देना पड़ा ना, किसी अपने कार्यकर्ता को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कोई चूक नहीं करना चाहती पार्टी। वही राहुल गांधी कर रहे हैं कि कोई किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, मतलब कि वहां पर, ताकि कल को अगर मान लीजिए मार्जिन कम रह जाए या कुछ हो जाए, लोग कहेंगे अगर आप हो आते तो शायद ज़्यादा और हो जाता। मुझे लगता है कि राहुल गांधी, हर्षवर्धन जी भी मान रहे हैं कि एज है उनका, और मैं तो मान रहा हूं कि अच्छा खासा एज है। नहीं तो जो बात आप कह रहे हैं के शर्मा जी, फिर ये क्या राहुल गांधी की राजनीति में परिपक्वता मानी जाए
कि जिस बात का जिक्र विनोद जी कर रहे हैं कि कहीं कोई गलती से भी चूक न रह जाए, ये उसकी पार्टी कोई करती है। गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं राहुल गांधी, और इसीलिए बदला हुआ अंदाज राहुल गांधी का हम सब देख रहे हैं आज। प्रश्न मेरे से है ना जी जी रोमाना जी? नहीं, ठीक है विनोद जी, ठीक है, उनका विश्लेषण है, लेकिन चुनाव के दिन कितने बूथ घूम लेंगे? और चुनाव के दिन बूथ घूमने से क्या वोट मिल जाते हैं क्या? सच्चाई ये है कि बगल में ही अमेठी में 2019 में आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि रायबरेली और अमेठी में 1 मीटर का भी डिफरेंस नहीं होगा। और उसके बाद अमेठी की जनता ने देखा कि किस ढंग से अमेठी को इन्होंने नेग्लेक्ट किया कि ये 5 साल में 2 बार भी नहीं गए वहां। तो रायबरेली की जनता बगल में देख रही है ना, वहां के लिए वो कोई विदेश में तो नहीं है रायबरेली, तो अगल बगल की जनता जानती है रायबरेली राहुल गांधी की गंभीरता। और जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि संकट और न संकट की बात है, और आपने अमेठी का भी जिक्र किया, तो यहाँ भी क्या डिफरेंस है रोमाना? यहाँ भी कुल सोनिया गांधी पिछली बार 1.5 लाख वोट से जीती, कुल 1.5 लाख का अंतर है। और 1.5 लाख वोट से अमेठी यदि कहूं तो स्मृति जी ने 1.5 लाख कवर करके हराया था। 1 लाख से पहले हारी थी, 50,000 से जीती, तो 1.5 लाख वोट से उन्होंने कवर कर लिया था अमेठी में। यहाँ पर कोई बड़ा अंतर नहीं कि 1.5 लाख को कवर ना किया जा सके। दूसरी बात जहां तक है कि अभी मैं सुन रहा था प्रियंका गांधी कैंप कर रखी है, फलाना कर रखी है, तो ऐसा कौन सा चुनाव अमेठी और रायबरेली का रहा है जिसमें प्रियंका गांधी कैंप नहीं की? और कैंप की तो फिर अमेठी में कैसे चुनाव हार गई? वो तो महामंत्री भी थी, राष्ट्रीय महामंत्री थी, पूरे उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, 2 सीट विधानसभा में जिता पाई, तो कौन सा कमाल कर दिया? और किशोरी लाल जी इतने बड़े नेता बन गए, उनके पीए, यही किशोरी लाल जी उस समय भी मैनेजमेंट कर रहे थे ना। 2019 में कोई बाहर से मैनेजर आया था, यही किशोरी लाल ने हरवाया ना। ठीक है, कितने बड़े मैनेजर थे जो अमेठी में राहुल को नहीं बचा पाए, तो अपना क्या जिता लेंगे वो? ठीक है सर, लेकिन ये जो मुझे जानकार समझ लोग में हैं नहीं ये आता बता कि रहे हैं कि एक अमेठी में बैठ के दरअसल पिछली कौन बार सा ज्ञान किशोरी लाल देते हैं? शर्मा नहीं थे। दूसरी बात, इस एंगल को आप यहाँ उत्तर पर प्रदेश विनोद जी की रख रहे हैं जनता सर। सुन लीजिए, किशोरी लाल शर्मा को 2019 में राहुल गांधी के ऑफिस ने अमेठी से बरी कर दिया था और कहा था आप खाली रायबरेली देखिए। कोई चंद्रकांत द्विवेदी नाम के सज्जन थे जबलपुर के, वो चुनाव देख रहे थे प्रबंधन, वो भी एक कारण है। असर पड़ेगा इस प्रबंधन बार, बिगड़ गया। कुछ फर्क देखा जाएगा, क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ रायबरेली नहीं बल्कि अमेठी की भी है। अमेठी में क्या होगा? अमेठी टू रायबरेली सुलझेगी 24 की पहेली, यही वो बड़ा सवाल है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जल्दी से जरा क्विक रिएक्शन पत्रकारों का ले लेते हैं, उसके बाद राजनीतिक मेहमानों का रुख करेंगे। हर्षवर्धन सर, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि 2019 में ये कांग्रेस पार्टी के जो 2 गढ़ माने जाते थे, एक किला दरक गया। अब 2024 में रायबरेली में बीजेपी क्यों सेंधमारी नहीं करेगी, या फिर कांग्रेस क्यों कामयाब हो जाएगी? इसका कोई ग्राउंड पर आधार नजर आता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने जो कहा था कि सामान्य प्रत्याशी की तरह इस बार राहुल गांधी जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक काम तो कर दिया कि जो राज परिवार की तरह व्यवहार करता था गांधी परिवार, लोकतंत्र को एक तरह से ठेकेदारी अपनी बकौती समझता था, वो समाप्त हुआ है। दिनेश प्रताप सिंह सरप्राइज विनर हो सकते हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी के एज क्यों है? राहुल गांधी के एज इसलिए है क्योंकि वहां भी अभी एक बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस से लंबे समय तक जुड़ा रहा। ये बात है कि 2014 में 3.5 लाख से अधिक अंतर से जीतने वाली सोनिया 1,67,000 मतों से जीती, और वहां ब्राह्मण, पासी और दूसरी जातियां हैं, वो समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। जिन ब्राह्मण मतदाताओं को लंबे समय तक वो अपने साथ रखने में कामयाब रही कांग्रेस, विशेष करके रायबरेली अमेठी में, वो अमेठी में टूट गए। रायबरेली में मनोज पांडे के ज्वाइन करने के बाद जो भाजपा की प्रचंड लहर में भी 17 और 22 से जीते थे, ये ध्यान रखना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल। मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा भाजपा से लेट हो गए या प्रत्याशी तय करने में। जब राहुल गांधी थे तो उनको भी कोई सरप्राइज कैंडिडेट उतारना चाहिए था, जिसको कहते हैं कि आप सही बात, बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। और लेकिन यहाँ पर मुझे एक फैक्टर लगता है जिसको लेकर मुझे लगता है विनोद जी को आना चाहिए, उसके बाद मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगी। विनोद सर, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस वजह से जरा सा एज राहुल गांधी को रायबरेली की सीट पर मिलता है कि साहब जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो एक समय में पुराने कांग्रेसी रहे हैं, मतलब बीजेपी की तरफ से कोई अपना जो अपने कैडर से निकला हुआ शख्स हो उसको चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया, यहां पर बीजेपी जो है वो थोड़ा सा मिस कर गई? नहीं, देखिए बीजेपी
ने रायबरेली में एक जमाने में अशोक सिंह हुआ करते थे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद 2 बार वहाँ से रहे, वो भाजपा के ही थे। कैप्टन सतीश शर्मा को एक बार हराया था उन्होंने। वो अब शायद उम्र के हिसाब से वो इस स्थिति में नहीं है कि चुनाव लड़ सकें जी। और कोई वैसा बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर डेवलप ही नहीं किया रायबरेली में। पिछली बार दिनेश सिंह लड़े थे, उसके पहले अशोक अग्रवाल लड़े थे, तो कोई लोकल, दिनेश सिंह चूंकि मंत्री हैं, एमएलसी हैं, स्थानीय हैं, राजपूत हैं, ठाकुर हैं, तो भाजपा को ये लगा कि शायद जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चुनाव लड़ पाएंगे। ठीक है। और लड़ भी रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, इसका ऐसा नहीं है, दिनेश सिंह के लड़ाने का अगर भाजपा को फायदा है तो नुकसान भी है। जो वहाँ की स्थानीय राजनीति में है उसमें दिनेश सिंह का बड़ा विरोध भी है, और खासकर ठाकुरों में विरोध है। अदिति सिंह इसीलिए घर से नहीं निकली। और मनोज पांडे की बात जहां तक है, मनोज पांडे मन से दिनेश सिंह का साथ कभी नहीं दे सकते, क्योंकि उनके वो ठीक है पार्टी के नाते, अमित शाह जी चूंकि बड़े नेता हैं, उन्होंने बुला के उनको पार्टी ज्वाइन कराई, वो उनके साथ चले गए, 2 रैलियां कर ली, मीटिंग कर ली। लेकिन मनोज पांडे तो मतलब वो सामाजिक समीकरणों में ये फॉल्ट लाइंस है, ग्राउंड पर कहीं ना कहीं मिस कर गई बीजेपी, और इससे कुल मिलाकर एडवांटेज कांग्रेस वाली एक स्थिति बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। इसी को लेकर चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर वाकई में एडवांटेज कांग्रेस वाली स्थिति है तो फिर राहुल गांधी को जमीन पर क्यों उतरना पड़ रहा है? क्योंकि आज से पहले तो राहुल गांधी को ऐसे बूथ दर बूथ घूमते हुए देखा नहीं गया है वोटिंग वाले दिन बतौर कैंडिडेट। बस अमेठी टू रायबरेली सुलझेगी 24 की पहेली, इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं के शर्मा जी के पास और उनसे समझते हैं। शर्मा सर, इस बार जब प्रचार के लिए कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच रहे थे रायबरेली, जिसमें भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, उनकी तरफ से भी एक नई बात कही गई। मतलब सिर्फ राहुल गांधी का ही नया अंदाज नहीं दिख रहा है। वो ये कह रहे हैं कि साहब रायबरेली वालों, आप सिर्फ एक सांसद नहीं चुन रहे हो, बल्कि आप तो बड़ी जिम्मेदारी के लिए यहां से चुनकर भेजने वाले हो। तो कोई ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी 24 में किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए ये ग्राउंड पर उतरकर तैयारी कर रहे हो? ये खतरे की घंटी कहीं बीजेपी के लिए तो नहीं है सर? नहीं, आपने ठीक कहा। गांधी परिवार के माँ, बेटा, बेटी, दामाद, सब कुछ वहां सब लोग उतरे हुए। ठीक कह रहे हैं, थोड़ा चुनाव आसान नहीं है रायबरेली की। माँ, बेटा, बेटी, दामाद और पूरा कांग्रेस खानदान भी वही बैठा हुआ है। हम भी देख रहे हैं। लेकिन मुझे अभी एक विश्लेषण समझ में आया। कई बार मुझे लगता है कि एक पक्षी विश्लेषण क्यों हमारे मित्रजन भी करने लगते हैं। उन्होंने कहा दिनेश प्रताप सिंह वहां कांग्रेस से आए हुए हैं, इसलिए वो कमजोर प्रत्याशी। रीता बहुगुणा कांग्रेस से ही तो आई, लड़ी ना भाजपा से, जीती नहीं। इंद्रजीत राव कांग्रेस से ही तो है, 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। कहां से कमजोर प्रत्याशी? और यदि मैं गलत नहीं तो हर्षवर्धन जी करेक्ट कर देंगे। एक दिन जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे, तो 2-3 बार से तो भी हमारे ही सीट पे जीत रहे हैं, हमारे ही जगदम्बिका पाल जी। हाँ जी। तो जगदम्बिका पाल जी, तो दिनेश प्रताप जी यदि वहां पर लड़ गए तो कौन सा कमजोर हो? मुझे तो ये समझ नहीं आया। अभी हर्षवर्धन जी ने एक गणना बताई कि पहली बार 2014 में सोनिया गांधी 3.5 लाख वोट से जीती। 2019 में उनकी मार्जिन घट के 1.5 लाख हो। तो ये मार्जिन घटी तो ये वोट गया कहाँ? ये सपा और वो तो साथ में हमारे वहाँ तो अपने कैंडिडेट ही नहीं उतारते जी, तो हमसे ही लड़ रही थी ना, तो वोट तो बीजेपी को ही मिला ना। तो ये वोट कहाँ जा रहा है? जबकि बता रहे हैं कि पहले तो बहुत यानी गंभीर प्रत्याशी भी वहाँ भाजपा का नहीं था। कोई अग्रवाल जी लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे। इस बार तो दिनेश प्रताप जी वहाँ के कम से कम काफी प्रसिद्ध मैं समझता हूँ कि, और मंत्री भी हैं। तो कहाँ से कमजोर प्रत्याशी होगी? 2019 में भी दिनेश जी थे, 2019 में भी सोनिया गांधी के सामने। तो फिर तो मतलब खतरे की घंटी इस बार पूजा त्रिपाठी के कांग्रेस के लिए मुझे बताइए, एक जो जगह बची है नाम की, वो भी इस बार जाने वाली है। गोमाला जी ये तो समझाइए कि कहाँ जा रहा है वोट? नहीं सर, मैं उसी पर आ रही हूँ। मैं उसी सवाल पर आ रही हूँ सर। मैं तो उसी को खतरे की घंटी बनाकर अपना सवाल पूछ रही हूँ पूजा जी से, कि जो वो 3 लाख वाला डिफरेंस था, दिनेश प्रताप सिंह ही थे जिन्होंने उसको घटाकर 1.5 लाख पर ले आया। और इस बार क्यों ना माना जाए कि वही दिनेश प्रताप सिंह अब की बार तो वो योगी सरकार के मंत्री के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, है ना? तो क्यों ना ये माना जाए कि इस बार फिर से वही राहुल गांधी का सियासी नसीब होने वाला है 2024 में रायबरेली में, जो 2019 में अमेठी में हुआ। राहुल गांधी जी का वही सियासी नसीब होने वाला है रोमाना जी। तो जो 2019 में जो वायनाड में हुआ, वो इस बार सबसे बड़े अंतर के साथ रायबरेली भी जीतेंगे, वायनाड भी जीतेंगे। हर्षवर्धन जी की बात से एक बात मैं सहमत हूँ, कोई सीट किसी की बकौती नहीं होती, राजशाही नहीं होती। और ये तो 2019 में अमेठी ने दिखा दिया, 55,000 से राहुल जी हार गए। और 1977 में इंदिरा गांधी को भी रायबरेली ने हराया था। तो कोई सीट बकौती नहीं होती है, सब में इक्वल मेहनत करनी पड़ती है।
के शर्मा जी भी एक एक कैंडिडेट के नाम बता रहे थे। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 48% भाजपा के कैंडिडेट लोकसभा में दूसरी पार्टियों से आए हैं। भाजपा के कार्यकर्ता दरी लगाएं, टेंट लगाएं और दूसरी पार्टियों से आने वाले लोकसभा की टिकट ले लें। आपको किस बात की तकलीफ है मैडम? शर्मा जी आप जवाब दे दीजिएगा, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप तसल्ली से जवाब दे दीजिएगा, है ना? सुन लीजिए फिर आते हैं आपके पास। ठीक है, आइए पूजा जी आइए। लेकिन जहां तक रायबरेली की बात है, मैं बिल्कुल आश्वस्त होकर कह रही हूँ 4 जून को मैं फिर आऊंगी शायद आपके शो में, और रायबरेली से राहुल गांधी जी सबसे बड़ी जीत के साथ इस देश में, वो दोनों रायबरेली और वायनाड में दोनों सीटों पे सबसे बड़ी जीत के साथ वो एक प्रत्याशी होंगे इस लोकसभा के। ठीक है, तो बड़ा दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और साथ ही साथ शर्मा जी आपकी घेराबंदी भी कर दी कि बताइए देश में आप कहते हैं कि साहब कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और 48% जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो दूसरे दलों से आए हुए हैं। सर नहीं क्या घेराबंदी है? वो आए हैं तो कांग्रेस छोड़कर आए हैं ना, हमारी विचारधारा को अपना के आए हैं, हमारे विचारधारा को अपना के आए, अब हमारे रीति नीति से काम करेंगे। ठीक है, और कांग्रेस मुक्त क्यों हो रहा है? कांग्रेस को छोड़ क्यों रहे हैं? ये कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। हमारी चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ तो जो आएगा हमारी विचारधारा को स्वीकार करके आएगा और हमारे अनुरूप चलेगा। बिल्कुल। और ये बीजेपी की तरफ से कहा भी जाता है कि साहब जो राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना चाहे उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। जल्दी से दोनों पत्रकारों को मैं रुक कर रही हूँ। त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन सर आप ही के पास आ रही हूँ। सर अमेठी टू रायबरेली, इससे 24 की चुनावी जो पहेली है आपको लगता है वो सुलझेगी? किया है राहुल गांधी का भी चयन खराब चयन। आप सोचिए, बार बार आप ये कह रहे हैं कि वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। जैसे अमेठी की जनता के मन में था कि राहुल जी वायनाड भाग गए, सही तो चुनाव के समय में भागे। रायबरेली अमेठी क्या गांधी परिवार के रहमो करम पर है क्या? वो इस तरह से नहीं रही, और वहां के लोग रिएक्ट करते हैं इसको लेकर जब बार बार कहा जाता है। मुझे लगता है इसका भी खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना पड़ सकता है। अमेठी में स्मृति ईरानी घर बना लेती है अपना, और राहुल गांधी के 4 कार्यक्रम नहीं लगे। मैं कह रहा हूं अगर पूजा जी बता दें तो मैं अपने आप को दुरुस्त करूंगा। 19 से 24 तक 4 कार्यक्रम नहीं लगे। बहुत सटीक बात सर आप कह रहे हैं विनोद सर। मतलब जीतती है स्मृति ईरानी, वहां पर घर बना लेती है और आज वहां पर ही वोट डाल रही थी, वोटर भी वो वहीं की हो गई है। ये तो ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। वो तो उन्होंने अपना कनेक्ट बनाया है अमेठी के साथ, उसमें किसी इससे तो फर्क नजर आता है ना। लेकिन एक गांधी परिवार की राजनीति का स्टाइल है और वहीं दूसरी तरफ वो दूसरा दल जो उनको चुनौती देता है उसका राजनीतिक स्टाइल है। देखिए एक बात सुनिए, ऐसा होता है कि हर नेता की अपनी कार्यशैली होती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुने जाते हैं, बनारस में समय देते हैं, लेकिन वोट डालने वहाँ अहमदाबाद जाते हैं, तो ठीक है, इसमें क्या है? अब इसलिए ये कोई बात नहीं कि वोट अगर डाल लिया। बात ये है राहुल गांधी ने जो गलतियां की उसका खामियाजा 2019 में जनता ने उनको दे दिया ना। ठीक है, जनता ने उनको 2019 में दे दिया। हाँ। और वो 55,000 वोटों से चुनाव हारे। तो इस बार क्या होगा सर? इसके लिए 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी सीट पर दांव, क्या जीतेंगे राहुल चुनाव? ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।